गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हमने सेवन्थ लेसन का पार्ट 1 कवर किया था, तो आज हम सेवन्थ लेसन का ही पार्ट 2 कवर करने जा रहे हैं। तो इसके अंदर होगा क्या, जितने हमारे कल टॉपिक रह गए थे वो सारे के सारे आज हम कवर करेंगे। तो देखिए, आज हमारा पहला टॉपिक क्या है, रोडवेज। रोडवेज का मतलब होता है सड़क परिवहन। जैसे आपने वर्ड सुना होगा हरियाणा रोडवेज, पंजाब रोडवेज, उसका मतलब भी यही होता है कि हरियाणा राज्य का सड़क परिवहन, कि जहाँ से एक जगह से दूसरी जगह की कनेक्टिविटी वो रोड के रास्ते से करते हैं। अब देखिए, हम स्टार्ट करते हैं। The most commonly used means of transport, especially for short distances, are roads. किसी भी छोटे डिस्टेंसेस के लिए, स्पेशली फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस, अगर हमको किसी छोटी दूरी के लिए जाना हो तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम रोड ट्रांसपोर्ट को यूज़ करते हैं। क्योंकि अगर हमें लंबी दूरी के लिए कहीं जाना हो, मान लो आपको यहाँ से मुंबई जाना है या फिर हैदराबाद जाना है, तो आप क्या करेंगे, या ट्रेन लेंगे या फिर फ्लाइट से जाएंगे। लेकिन अगर आपको आसपास कहीं हरियाणा पंजाब में जाना, तो आप क्या करते हैं, सिंपल रोड के रास्ते चले जाते हैं रोडवेज को यूज़ करते हुए। दे कैन बी मेटल्ड एंड अनमेटल्ड। मेटल्ड होता है पक्की रोड और अनमेटल्ड होता है कच्ची रोड। जैसे आप देखते होंगे गांव के अंदर पगडंडियां वगैरह होती हैं जो कच्ची रोड्स होती हैं, और मेटल्ड होती हैं जो ढंग से बनाए होते हैं, जैसे हाईवेज वगैरह होते हैं, इनको मेटल रोड बोलते हैं। द प्लेन्स हैव अ डेंस नेटवर्क ऑफ रोड्स। जितने भी प्लेन्स होते हैं, प्लेन्स होता है मैदानी इलाके, इनके अंदर बहुत ही डेंस नेटवर्क, मतलब बहुत ही घना जाल बिछा होता है रोड्स का। इसका मतलब क्या, उसने प्लेन्स क्यों कहा, क्योंकि आमतौर पे होता है जब भी सड़क सपाट मिलती है तो वहां पर सड़कें बनाना काफी इजी होता है। और नेटवर्क का मतलब क्या हुआ कि एक जाल सा इस तरह से बिछा होता है कि आपको हर जगह से किसी भी जगह की कनेक्टिविटी मिल जाती है। रोड्स हैव आल्सो बीन बिल्ट इन टरेन्स लाइक डेजर्ट, फॉरेस्ट एंड इवन हाई माउंटेन्स। टरेन होता है इलाके, रोड्स ऐसे ऐसे इलाकों में भी बनते हैं जैसे रेगिस्तान, जंगल और हाई माउंटेन्स। मनाली ले हाईवे इज इन द हिमालयन माउंटेन इज वन ऑफ द हाईएस्ट रोडवेज इन द वर्ल्ड। जो मनाली और लेह का जो हाईवे है वो वर्ल्ड के सबसे ऊंचे हाईवेज में से एक है। मैं आपको एक बताना चाहता हूं कि एक रोड है जिसका नाम है खरदुंगला, वो वर्ल्ड की हाईएस्ट मोटरेबल रोड है, कि वहां पर वाहन चल सकता है। नाम याद रखना, खरदुंगला रोड। आगे देखो, रोड्स बिल्ट अंडरग्राउंड आर कॉल्ड सबवेज एंड अंडरपाथ। जो रोड अंडरग्राउंड बनाए जाते हैं, जैसे अंडरग्राउंड क्या सुरंगें जैसे बनाई जाती हैं, तो वो क्या होती है, उनको बोलते हैं सबवेज। एंड फ्लाईओवर आर बिल्ट ओवर ए रेज स्ट्रक्चर। और फ्लाईओवर क्या होता है, जिनको हम पुल कह देते हैं, जो किसी एक जगह से रेज स्ट्रक्चर होता है, जो उठा हुआ होता है जमीन से। अब यहां पर देखो, डू यू नो के अंदर देर आर सेवरल नेशनल एंड स्टेट हाईवेज इन इंडिया। द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन इंडिया इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सप्रेस वे, द गोल्डन कोऑर्डिनेटर कनेक्ट दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। मैं आपको मैप में दिखाना चाहता हूँ रोडवेज का। ये हमारा भारत का रोडवेज का मैप है, कि जहां पर सारे के सारे नेशनल हाईवेज और स्टेट हाईवेज दिखाए जाते हैं। जैसे देखिए, उन्होंने अभी क्या नाम लिया था, गोल्डन कोऑर्डिनेटर। गोल्डन कोऑर्डिनेटर क्या है यहाँ पे, ये हमारे यहाँ दिल्ली से शुरू होता है और दिल्ली से ऐसे जाता हुआ ये मुंबई, मुंबई से बेंगलुरु, फिर चेन्नई, चेन्नई से कलकत्ता, और कलकत्ता से आगे वापस दिल्ली तक। तो ये भारत के चारों बड़ी शहर, 4-5 बड़े शहरों को जोड़ता हुआ जाता है। और ये क्या है, ये हमारी सबसे लंबा रोडवेज की एक हाईवे है। इसका नाम है नेशनल हाईवे 7। ये देखिए कहां से इसका ओरिजिन हो रहा है, 7 यहां से वाराणसी से लेकर कन्याकुमारी तक ये जाता है, सबसे बड़ा हाईवे है। और हरियाणा हमारा फतेहाबाद कौन से के ऊपर है, अब यहाँ पर देखिए, ये दिल्ली, ये NH10, यहाँ पे आपको हिसार दिख रहा होगा ना, NH10, ये फाजिल्का तक जाता है, दिल्ली फाजिल्का हाईवे है ये, तो इसको बोला जाता है नेशनल हाईवे 10। तो चलिए, आपको शायद यहाँ पे कवर हो गया होगा। आगे देखते हैं अब अगला हमारा टॉपिक है रेलवेज का। द रेलवे कैरी हैवी गुड्स एंड पीपल ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस क्विकली एंड चीपली। जो रेलवेज होते हैं बहुत ही लंबी दूरी तक लोगों को और सामान को बहुत ही जल्दी से और बहुत ही सस्ते दरों पर ले जाती हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर हम बस से ट्रैवल करें या रेल से ट्रैवल करें, तो बस का किराया रेल के मुकाबले हमेशा ज्यादा होता है। द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन एंड द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हेल्प द स्पीडी डेवलपमेंट ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट। स्टीम इंजन का बनना और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का स्टार्ट होना। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन था औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति के अंदर हुआ क्या, किसी भी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए काफी ज्यादा कनेक्टिविटी चाहिए थी, तो उस टाइम पर रेलवेज का बहुत ज्यादा विकास हुआ। जैसे आपने इंडिया के अंदर एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का नाम सुना होगा, टाटा, रतन टाटा। उनकी टाटा की कारें भी आती हैं और सबसे स्पेशली टाटा का नमक आता है। तो जो इनके पूर्वज थे टाटा के, उन्होंने किया क्या था, जमशेदजी टाटा ने, जब पूरा का पूरा वर्ल्ड विश्व युद्ध के अंदर था, तब इन्होंने जमशेदपुर के अंदर एक कंपनी लगाई थी टिस्को नाम से।
टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के नाम से, टिस्को के नाम से कंपनी लगाई थी। वो उन्होंने उस कंपनी ने किया क्या था, जितना भी ब्रिटिशर्स ने इंडिया के अंदर रेलवेज बिछाई थी उनके टायर बनाए थे उस कंपनी ने, और उसी से वहां से इनका एकदम से बूस्ट मिला और इतने अमीर हो गए ये। इनके वैसे और भी बहुत काम थे, पहले पायलट्स भी इन्हीं के परिवार में से निकले हैं भारत के। तो आगे देखिए, द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन यहाँ तक कवर हो गया था। डीजल एंड इलेक्ट्रिक इंजन हैव लार्जली रिप्लेस द स्टीम इंजन। जो डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन हैं उन्होंने स्टीम इंजन को काफी हद तक रिप्लेस किया। क्यों? क्योंकि स्टीम इंजन के अंदर कोयला डलता था और काफी प्रदूषण भी करते थे। लेकिन अब आप देखते होंगे इलेक्ट्रिकल इंजन की जहां पे भी ट्रेन जाती है ऊपर तारें लगी होती हैं, वो तारों से चलती जाती है ट्रेन। जैसे आज की डेट में आप देख रहे होंगे कि जैसे अब भारत के अंदर कौन सी ट्रेन आने वाली है, मेट्रो ट्रेन पहले से ही है, अब भारत के अंदर बुलेट ट्रेन आने वाली है। तो ये सभी की सभी भी इलेक्ट्रिसिटी से ही चलेंगी। इन प्लेसेस सुपर फास्ट ट्रेन हैव बीन इंट्रोड्यूस टू मेक जर्नी फास्टर। अब कुछ जगहें ऐसी हैं जहां पर सुपर फास्ट ट्रेन आ चुकी हैं, जैसे बुलेट ट्रेन हो गई या मैगलेव ट्रेन हो गई। जापान के अंदर मैग्नेटिक लेविटेशन की ट्रेन भी चल चुकी है। द रेलवे नेटवर्क इज वेल डेवलप्ड ओवर द प्लेन एरियाज। जो प्लेन एरियाज हैं जैसे मैदानी इलाके हैं, वहां पर रेलवे का नेटवर्क काफी ज्यादा अच्छे से डेवलप हो चुका है। क्यों? क्योंकि सड़कें, और जैसे सड़कों का था वैसे ही रेल का है, पटरी बिछाना काफी ईजी होता है प्लेन के अंदर। एडवांस टेक्नोलॉजिकल स्किल्स हैव एनेबल्ड लाइंग द रेलवे लाइंस इन डिफिकल्ट माउंटेन टेरेन ऑल्सो। अब जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, हमने क्या किया है, माउंटेन टेरेन के अंदर भी रेलवे की जाल को बिछा दिया है। बट देर आर मच फ्यूअर इन नंबर, पर ये बहुत ही कम है अभी भी नंबर के अंदर। जैसे आप देखेंगे कश्मीर इतना बड़ा है, हमारा भारत का राज्य है, लेकिन वहां पर जो आखिरी ट्रेन जो बहुत दूर तक जाती है वो सिर्फ जवाहर टनल तक, श्रीनगर तक जाती है, वो भी एक दो ट्रेन हैं। बट मच फ्यूअर इन नंबर। इंडियन रेलवेज नेटवर्क इज वेल डेवलप्ड। इंडिया का जो रेलवे नेटवर्क है वो काफी ज्यादा डेवलप है, और इट इज लार्जेस्ट इन एशिया, और ये हमारे एशिया के अंदर सबसे बड़ा नेटवर्क है। और आपको शायद ये बात पता भी होगी कि जो हमारा इंडियन रेलवेज है वो पूरी दुनिया में सब नंबर 1 पर है रोजगार देने के अंदर, कि मतलब सबसे ज्यादा लोग किस कंपनी के अंदर, अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं तो वो इंडियन रेलवेज है। सबसे ज्यादा लोग इसी के अंदर एंगेज है। अब यहाँ पे डू यू नो में देखिए, द ट्रेन फ्रॉम जिनिन टू लहासा रन एट एल्टीट्यूड ऑफ 4000 मीटर अबव द सी लेवल एंड हाईएस्ट पॉइंट इज 5072 मीटर। अब यहाँ पर जिनिन ये चाइना की एक सिटी है, और आपने एक जगह का नाम सुना होगा तिब्बत। तिब्बत की राजधानी है लहासा, तो याद रखना ये तिब्बत की राजधानी है, TIBET, तिब्बत। ठीक है, तो जिनिंग से लहासा तक एक ट्रेन चलती है काफी हाई एल्टीट्यूड पे, जो 4000 मीटर उसकी एवरेज हाइट है, और हाईएस्ट पॉइंट 5072 मीटर के ऊपर। देख सकते, आप समझ सकते हैं कि कितनी ऊंचाई पे चल रही है। अब एक और फैक्ट यहाँ पर देखिए, आपकी 7th की जो ज्योग्राफी है आपकी 8th की ज्योग्राफी से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि 7th की ज्योग्राफी के अंदर आपको सिंपल फैक्चुअल चीजें दिखाई गई, लेकिन यहाँ पर जो चीजें हैं वो आप डेली लाइफ के अंदर होते हुए भी देखते हैं, और यहाँ पर आपको पूरी की पूरी दुनिया की समझ मिलेगी, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है सिर्फ 7th के अंदर ही आपको पढ़ाई जा रही है। आगे देखो, द ट्रांस साइबेरियन रेलवेज इज द लॉन्गेस्ट रेलवे सिस्टम कनेक्टिंग सेंट पीटर्सबर्ग इन वेस्ट रशिया टू व्लादिवोस्टोक इन पैसिफिक कोस्ट। अब देखिए, सेंट पीटर्सबर्ग है यहाँ पर, ये पार्ट है यूरोप का। कल मैंने आपको बताया था ना, यहाँ से ऐसे यूराल पर्वतमाला जाती है। ये सेंट पीटर्सबर्ग से लेके बड़े बड़े शहर कवर करती है, मॉस्को, कजान, ये ओम्स्क, और ये सारे के सारे शहर कवर करती हुई यहाँ एक शहर है इनका व्लादिवोस्तोक। व्लादिवोस्तोक, ध्यान रखना मैंने आपको पहले भी कवर किया है ये, कि यहाँ से इंडिया पेट्रोल वगैरह काफ़ी कुछ रहता है। जब रशिया से हमें कोई सामान लेना होता है तो वो व्लादिवोस्तोक से ही आता है, और साथ में जापान पड़ता है, और ये सी ऑफ ओस्टोक यहाँ पर है। तो ये सबसे लंबी रेलवे लाइन है किसी भी कंट्री की। तो इतनी लंबी रेलवे लाइन आप यहाँ से देख सकते हैं, सबसे बड़ा देश, और उसको भी 2 हिस्सों में कनेक्ट कर रही है। इसको बोलते हैं ट्रांस साइबेरियन रेलवे। अब आ जाओ वाटरवेज के ऊपर। यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट सिंस अर्ली डेज वाटरवेज वर यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन। आपने बात पढ़ी होगी कि बहुत ही पुराने समय से जो वाटरवेज हैं ट्रांसपोर्टेशन का एक बहुत ही बढ़िया मेथड रहे हैं। वाटरवेज आर द चीपेस्ट फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्की गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज। जो वाटरवेज होते हैं बहुत ही भारी सामान को और जब बड़े सामान को बहुत ही लंबी दूरी तक बहुत ही सेफली और सस्ते रेटों पर पहुंचा देते हैं। देर आर मेनली ऑफ टू टाइप्स, इनलैंड वाटरवेज एंड सी रूट्स। इनलैंड वाटरवेज क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए भारत के अंदर ही आपको कोई सामान पहुंचाना है। अब भारत के अंदर इतनी सारी नदियां बहती हैं और काफी बड़ी बड़ी नदियां भी हैं, तो करें क्या, नदियों के अंदर ही ऐसे वाटरवेज बना दिए जाएं कि नदियों के अंदर से शिप एक दूसरी जगह तक पहुंच जाए, और भारत इन कामों को करता भी है। और दूसरा है सी रूट्स। सी रूट्स क्या होते हैं, समुद्री मार्ग।
आपको सी रूट्स के ऊपर और पोर्ट्स के ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बना के दे रखी है, मैंने 8th में भेजी थी। तो जिन बच्चों को सी रूट्स को जानने में इंटरेस्टेड हो, मैंने इसके अंदर सारे के सारे इंडियन सी रूट्स को कवर किया है और कुछ फॉरेन सी रूट्स को भी कवर किया है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। नेविगेबल रिवर्स एंड लेक्स आर यूज्ड इन इनलैंड वाटरवेज। नेविगेबल रिवर्स, नेविगेबल होता है जहां पर हम शिप वगैरह को चला सकते हैं, और लेक्स, कई लेक्स के अंदर भी होता है कि जैसे अब मान लीजिए मैं आपको एक लेक दिखाता हूँ, यहाँ पर ही देखिए, ये कैस्पियन सी एक लेक है, रशिया के साथ पड़ती है। तो यहाँ से अगर यहाँ तक जाना हो तो रोड से भी काफ़ी ईजी पड़ेगा अगर सामान आपको लेके जाना हो, और ये काफ़ी बड़ी भी है, तो आप इसके अंदर अपना नेविगेशन कर सकते हैं। और आपके लिए मैं एक और फैक्ट बताता हूँ, वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट लेक कौन सी है जहां पर नेविगेशन होती है, वो है लेक टिटिकाका लेक। ठीक है, अब आपको यह बताना है कि टिटिकाका लेक कौन सी कंट्री के अंदर है। तो ये क्वेश्चन को आप सोल्व करेंगे तो आपको एक दो फैक्ट और भी पता लगेंगे। नेविगेबल रिवर एंड लेक आर यूज फॉर इनलैंड वाटरवेज। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट इनलैंड वाटरवेज आर गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, द ग्रेट लेक्स इन नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के अंदर 5 लेक्स हैं जो अमेरिका और कनाडा का बॉर्डर बनाती हैं। मैं यहां पर आपको लिख देता हूं, हुरोन, मिशिगन, इरी, सुपीरियर और ओंटारियो। ये 5 लेक्स हैं जो अमेरिका और कनाडा का बॉर्डर बनाती हैं, तो यहां पर भी ज्यादा वो चलती है, नेविगेशन चलती है। एंड द नाइल रिवर इन अफ्रीका, और नाइल रिवर इन अफ्रीका भी नेविगेशन के लिए यूज होती है। आपने मिस्र की ममीज देखी होंगी जो पिरामिड्स बने होते हैं। आपको बताना चाहता हूँ, जो पिरामिड बने थे ना, जो पिरामिड्स के अंदर इतने बड़े बड़े पत्थर लगे थे, वो भी नील नदी के रास्ते से ही लाए गए थे सारे के सारे। आगे देखिए, सी रूट एंड ओशियानिक रूट्स आर मोस्टली यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग मर्चेंडाइज एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक जगह से दूसरी जगह तक सामान पहुंचाने के लिए रूट्स को यूज किया जाता है। These routes are connected with the ports. Some of the important port in the world are Singapore, Mumbai in Asia. सिंगापुर और मुंबई एशिया के बहुत ही बड़े पोर्ट्स हैं, आपको मैंने कवर करवाए हुए हैं। न्यूयॉर्क एंड लॉस एंजलिस इन नॉर्थ अमेरिका। अब देखो यहाँ पर मैं आपको यूएस का मैप दिखाता हूँ। न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस, ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में पड़ते हैं। ये देखिए, आपने दोनों शहरों को सुना होगा। यहाँ पर है लॉस एंजलिस इस साइड पर, और यहां पर है न्यूयॉर्क। ये देखिए, ये रहा न्यूयॉर्क। तो ये दोनों अमेरिका के अपोजिट कोनों पर पड़ते हैं, और ये दोनों बहुत ही बड़े पोर्ट्स हैं यूएसए के। आगे वापस आ जाइए अपने चैप्टर पर। न्यूयॉर्क एंड लॉस एंजलिस इन नॉर्थ अमेरिका, रियो डी जेनेरो इन साउथ अमेरिका, रियो डी जेनेरो ब्राजील के अंदर है, डरबन एंड केप टाउन इन अफ्रीका, ये दोनों ही सिटीज साउथ अफ्रीका के अंदर है, सिडनी इन ऑस्ट्रेलिया, लंदन एंड रोटरडैम इन यूरोप। आपको लंदन तो पता है कि इंग्लैंड में, और रोटरडैम बताना आपको कौन सी कंट्री के अंदर है। ये भी आपका एक क्वेश्चन, आपके 2 क्वेश्चन हो गए कि एक तो लेक टिटिकाका कौन सी कंट्री में है और एक रोटरडैम कौन सी कंट्री में है। कैन यू नेम सम मोर पोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। क्या आप वर्ल्ड के कुछ और पोर्ट्स को बता सकते हैं, जैसे चेन्नई, हांगकांग। चलिए आगे चलते हैं। अब आ जाओ एयरवेज के ऊपर। दिस इज द फास्टेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन डेवलप्ड इन द अर्ली 20th सेंचुरी। ये 20वीं सदी के स्टार्टिंग में डेवलप हुई थी और सबसे ज्यादा फास्टेस्ट वे है। और आपको एक और क्वेश्चन दे रहा हूं कि सबसे पहला एरोप्लेन किन 2 लोगों ने बनाया था। ब्रदर्स हैं वो, आपको शायद पता है, हिंट मिल गया होगा। इट इज ऑल्सो द मोस्ट एक्सपेंसिव ड्यू टू द हाई कॉस्ट ऑफ फ्यूल, और ये सबसे महंगा भी होता है क्योंकि इसका फ्यूल काफी महंगा आता है। इसमें सिंपल पेट्रोल नहीं डलता, इसके अंदर अलग से फ्लाइट फ्यूल डलता है। एयर ट्रैफिक इज एडवर्सली अफेक्टेड बाय बैड वेदर लाइक फॉग एंड स्टॉर्म। जो एयर ट्रैफिक होता है, हवा के अंदर जब प्लेन्स चलते हैं तो उनका भी एक ट्रैफिक कंट्रोल होता है। आपने देखा होगा कि रडार्स वगैरह चलते रहते हैं ना, जहां भी एयरपोर्ट्स होते हैं वहां पे कुछ छतरियां सी घूमती रहती हैं, वो एयर ट्रैफिक को कंट्रोल करती हैं। तो जब भी हवाई जहाज चलते हैं तो हमेशा फॉग और स्टॉर्म से भी उनकी गति को और उनके ट्रैवल पे प्रभाव पड़ता है। तो जब भी ज्यादा धुंध होती है या ज्यादा तूफान चलने होते हैं तो फ्लाइट्स को रद्द कर दिया जाता है। इट इज द ओनली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट टू रीच द मोस्ट रिमोट एंड डिस्टेंस areas, especially where there are no roads and railways. Helicopters are extremely useful in most accessible area in the time of calamities for rescuing people and distributing food, water, clothes and medicines. एयरवेज को हम उस जगह पहुंचने में भी यूज कर सकते हैं जहां पर कोई रोड और रेलवेज नहीं पहुंचते। क्यों? क्योंकि इनको ले जाने के लिए कोई रोड वगैरह तो चाहिए नहीं होती, सिर्फ एक रनवे की स्ट्रिप बनानी होती है आपको, और वो भी नहीं कर सकते तो एक हेलीकॉप्टर के लिए हेलीपैड बनाना होता है।
और हेलीपैड तो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहे। क्यों? क्योंकि जहाँ पर भी हमको रेस्क्यू करना होता है, कई बार जैसे बाढ़ वगैरह आ जाती है, भूकंप आ जाते हैं, तो हम वहाँ पर अगर नहीं पहुँच पाते तो हम हेलीकॉप्टर्स को भेजते हैं खाना पहुँचाने के लिए, पानी, कपड़े और दवाइयाँ पहुँचाने के लिए। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट्स आर दिल्ली। दिल्ली के एयरपोर्ट का नाम है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल। और दिल्ली में से दो एयरपोर्ट हैं, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल और एक पालम। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल तो है हमारे जैसे लोगों के लिए, जो नॉर्मल लोग हैं, और पालम एयरपोर्ट है जब कोई डिग्निटरी भारत के अंदर आता है। जैसे मान लीजिए अब ट्रंप भारत के अंदर आया था और अगर उनको भारत में कहीं उतरना होगा दिल्ली में, तो वो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल पर नहीं जाएंगे, उनका चार्टर्ड प्लेन होगा, वो दिल्ली के पालम पे उतरेगा। मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट है जर्मनी के अंदर, और कायरो है इजिप्ट की राजधानी। ये जर्मनी में है और ये इजिप्ट के अंदर है। आगे देखिए, अब देखिए कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन होता है संचार, अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाना, बस यही कम्युनिकेशन है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग मैसेजेस टू अदर। एक दूसरे तक मैसेजेस को पहुंचाना ही कम्युनिकेशन है। विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी ह्यूमंस हैव डिवाइस न्यू फास्ट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। द फिगर 7.10, ये फिगर 7.10 देखिए, सबसे पहले क्या था, एक दूसरे को बात क्या करी पहुंचाया जाता था। उसके बाद क्या है, उसके बाद आ गए कबूतर। कबूतरों का जब पता लगा, होता क्या है, ये साइंटिफिक रिसर्च से भी पता लगा है कि जो कबूतर होते हैं इनको मैग्नेटिक फील्ड की समझ होती है धरती की, तो धरती की मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से घूमते घूमते रास्ता किसी भी जगह का निकाल सकते हैं। लेकिन कबूतरों को साथ दिक्कत ये थी कि कबूतरों को पहले रास्ता दिखाना पड़ता था। तो एक बार अगर आपने कोई कबूतर को भेजना है तो कबूतर को डायरेक्ट एड्रेस नहीं पता होता था, तो उसको पहले जाके रास्ता दिखाना पड़ता था, उसके बाद कबूतर उस रास्ते पर जाता था। उसके बाद है पोस्ट। पोस्ट में होता क्या था, आप अपनी चिट्ठी को किसी जगह पर डाल देते थे, जो आदमी उस काम के लिए डेजिग्नेट किया होता था सरकार ने, वो आपकी चिट्ठी दूसरे तक पहुंचाता था। उसके बाद आया अखबार। भारत के अंदर पहला अखबार कौन सा था? भारत का पहला अखबार था बंगाल गजट। उसके बाद तो जब सैटेलाइट टेक्नोलॉजी आई, उसके बाद तो ये सब चीज़ें आ गई, और आज तो हमारे हर किसी के हाथ में ही कम्युनिकेशन के डिवाइसेस होते हैं। आगे देखिए, थ्रू न्यूज़पेपर एंड रेडियो टेलीविजन वी कैन कम्युनिकेट विद लार्ज नंबर ऑफ पीपल, दे आर कॉल्ड मास मीडिया। हम टेलीविज़न, रेडियो और न्यूज़पेपर से हम बहुत ही ज़्यादा लोगों तक बात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मोदी जी ने कोई भाषण देना हो तो टेलीविज़न के ऊपर आ जाता है मन की बात के नाम से, या रेडियो पर आ जाता है, अब तो यूट्यूब पे आने लग गया। और साथ में अगर अखबार में कोई भी संबोधन करना हो तो अखबारों में आ जाता है, और इसे हम बोलते हैं मास मीडिया। द सैटेलाइट हैव मेड कम्युनिकेशन वेरी फास्टर। सैटेलाइट हैव हेल्प्ड इन ऑयल एक्सप्लोरेशन, सर्वे ऑफ फॉरेस्ट, अंडरग्राउंड वाटर, मिनरल वेल्थ, वेदर फोरकास्ट एंड डिजास्टर वार्निंग। अब जब से सैटेलाइट्स का इन्वेंट हुआ है तब से तो कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया है। और सैटेलाइट्स ने किस किस काम में हेल्प किया है? ऑयल एक्सप्लोरेशन। ऑयल एक्सप्लोरेशन मतलब क्या होता है? जहाँ पर हमें तेल ढूंढना हो। अभी आपने शायद न्यूज़ में पढ़ा भी होगा कि एक टर्की नाम का देश है, उसने गैस का एक बहुत ही बड़ा भंडार खोजा है, और अब तक का सबसे बड़ा भंडार टर्की के पास के वहीं पे मिला उसे। आगे देखिए, मेडिटेरेनियन सी के अंदर सर्वे ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का सर्वे करने के लिए कि कहाँ पर कितने फॉरेस्ट बचे हैं, क्या कुछ है। अंडरग्राउंड वाटर लेवल्स को नापने के लिए। मिनरल वेल्थ होता है कहाँ पर किस तरह के मिनरल्स पाए जा रहे हैं। वेदर फोरकास्ट, मौसम की भविष्यवाणी करने के अंदर। एंड डिजास्टर वार्निंग। ये दोनों काम होते कैसे हैं? जैसे हमारे मौसम वैज्ञानिक होते हैं, वो हवा की कंडीशंस को देखकर पता लगा लेते हैं कि कहाँ पर प्रेशर कम है और कहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है, तो उस हिसाब से वो हवा की स्पीड को, तूफानों को, इन सबको पहले से ही वार्निंग दे देते हैं। नाउ वी कैन सेंड इलेक्ट्रॉनिक मेल्स और ईमेल्स थ्रू इंटरनेट। वायरलेस टेलीफोनिक कम्युनिकेशन थ्रू सेलुलर फोन हैव बिकम वेरी पॉपुलर टुडे। आज की डेट में वायरलेस कम्युनिकेशन जो हम अपने सेल फोन से करते हैं वो भी काफ़ी पॉपुलर हो चुकी है। इंटरनेट नॉट ओनली प्रोवाइड अस विद वर्ल्ड वाइड इन्फॉर्मेशन एंड इंटरेक्शन बट हैज़ ऑल्सो मेड आवर लाइफ वेरी कंफर्टेबल। इंटरनेट से होता है कि हमारे को सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती और इंटरेक्शन होता है कि दूसरे से बातचीत करना, सिर्फ वही नहीं होता, लेकिन उसने हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल बना दिया है। पहले आपको खाना खाने जाना होता था, बाहर जाते थे आप, अब ऑनलाइन भी ऑर्डर कर लेते हो, या आपको पहले मूवीज़ देखनी होती थी तो टिकट को लेने के लिए लाइन में लगना पड़ता था, अब डायरेक्ट आप बुक कर सकते हो। रेलवेज के लिए भी ऐसे कर सकते हो। नाउ वी कैन रिजर्व टिकट फॉर रेलवेज, एयरवेज एंड इवन सिनेमाज एंड होटल सिटिंग एट द होम विद दिस काइंड। और आज की डेट में तो हम ये सब कर सकते हैं। तो आगे देखिए, विद दिस काइंड ऑफ इंटरकनेक्टिविटी ऑफ पीपल, सर्विसेज, इंस्टीट्यूशंस अक्रॉस द वर्ल्ड, वी आर लार्ज ग्लोबल सोसाइटी। और आज की डेट में हम एक बड़ी ग्लोबल सोसाइटी बन चुके हैं, मतलब एक वैश्विक समाज बन चुके हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले अगर मान लीजिए आप फतेहाबाद के हैं या हिसार के हैं या हरियाणा के हैं, तो आपको अगर कर्नाटका की कोई खबर चाहिए होती थी तो किस तरह से मिलती? बहुत ही मुश्किल था।
जैसे आपको मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ, एक काफ़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। जब आपको पता होगा पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी 1761 के अंदर, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। तो जब इसके अंदर मराठे हार गए थे तो मराठों की जो खबर मराठों तक पहुंची थी वो मराठाओं ने नहीं पहुंचाई थी, वो कितने दिनों बाद जाके वहाँ के व्यापारियों ने पहुंचाई थी। जो वहाँ से व्यापारी आते जाते रहते थे ना, तो उन व्यापारियों ने बताई थी कि मराठाओं की इस लड़ाई में हार हो चुकी है। तो मतलब आज की डेट में होता क्या है, गलवान वैली के अंदर कोई भी चीज़ होती है आपको तुरंत पता लग जाती है, लेकिन यहाँ पर जो लोग लड़ रहे थे उनका उनके राजाओं को भी कितने दिनों बाद जाके पता लगा था, वो भी व्यापारियों की तरह से। और इस तरह से आज की डेट में हम इतने ज़्यादा कनेक्टेड हैं। और यहाँ पर आपको मैप दिया हुआ है वर्ल्ड के अलग अलग वाटरवेज और एयरवेज का। तो यहाँ पर हमारा लेसन खत्म होता है। आई होप आपको ये लेसन समझ आया होगा, एंड आई विश कि आप इसमें से जो मैंने क्वेश्चन दिया आप उनको भी सोल्व करेंगे। और अगर आपको इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप वो मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।